Hello students, today I am starting second chapter of the democratic politics first of class 9th. The chapter name is what is democracy, why democracy. Firstly we take definition of a democracy. सबसे पहले हम डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र क्या है इसको हम समझेंगे. डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें उसके सभी रूलर्स यानी शासक इलेक्टेड बाय द पीपल्स जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. One chief factor common to all democracies is that the government is chosen by the people. यानी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या जो भी डेमोक्रेसीज हैं उन सब में एक चीज़ सब में कॉमन है कि उनकी सरकार चुनी जाती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है. इट आल्सो हेल्प टू स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. ये चीज़ बच्चों को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में अंतर समझने में मदद करेगी. गवर्नमेंट्स फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक द एग्जाम्पल ऑफ म्यांमार वेयर रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री यानी सरकार की बात करें म्यांमार की तो उसके रूलर्स लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं. दोज हु आर चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द कंट्री टुक ओवर ए रूलर्स एंड पीपल हैड नो से इन हिज डिसीजन. यानी जो उनका आर्मी का जो मेन मुख्य होता है प्रमुख होता है वही उनका रूलर्स होता है जिसमें लोगों की अपनी खुद के डिसीजन का रोल कुछ नहीं होता है. डिक्टेटर्स लाइक पिनोसे और नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. अगर हम पिनोसे डिक्टेटर्स की बात करें पिनोसे बिलोंग टू द चिली और नॉट इलेक्टेड बाय जो कि लोगों द्वारा चुना नहीं जाता है. दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्ची. तो ये एक तरीके से हमको मोनार्ची यानी राजतंत्र की तरफ ले जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं हैं यानी उसकी क्या फीचर्स हैं. तो फर्स्ट हम समझेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव स्टार्टेड विद द सिंपल डिफिनीशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच the rulers are elected by the people. This raises many questions like simply we can also say that the democracy is the form of the government. democracy क्या है? it is the form of the government यानी सरकार का एक रूप है. like firstly हम इससे एग्जांपल लेते हैं who are the rulers in definition. इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है who are the rulers in दिस डिफिनीशन. ये जो डिफिनीशन हमने अभी तक देखा पढ़ा समझा तो इसमें इसका रूलर यानी शासक कौन होगा यानी डेमोक्रेसी में शासक कौन होगा. व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन. डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट होगा किस प्रकार से कराया जाएगा. नंबर 3 व्हाट आर द पीपल्स हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. अब वो कौन से लोग होंगे जो रूलर्स को इलेक्ट करेंगे यानी रूलर्स के इलेक्शन शासक के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और गेट इलेक्टेड एज रूलर. और वो ऐसे कौन लोग होंगे जो खुद रूलर्स के रूप में इलेक्टेड हो सके जिनका चुनाव जो चुने जा सकें. नेक्स्ट फोर्थ नंबर व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में किस प्रकार की गवर्नमेंट यानी उसका रूप क्या होगा. Let us consider each of these questions with the help of some example. ये जो सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं डेमोक्रेसी के लेकर इनको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे. फर्स्टली वी टेक मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या है कि जो मेजर डिसीजन यानी बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं निर्णय लिए जाते हैं वो बाय द इलेक्टेड लीडर्स यानी जो हमारे चुने हुए नेतृत्व के लोग होते हैं लीडर्स होते हैं रूलर्स वो लोग लेते हैं. सम कंट्रीज लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सम कंट्री लाइक पाकिस्तान डू नॉट फॉलो दिस रूल. कई बार पाकिस्तान में इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है. इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन द अक्टूबर 1999. पाकिस्तान के जनरल यानी
सेना के जो प्रमुख थे परवेज़ मुशर्रफ, मिलिट्री कूप के दौरान अक्टूबर 1999 में उन्होंने वहाँ के डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, यानी उसको हटा करके एंड वेंट ऑन बीकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और वो खुद अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिए थे। इन 2002 ही आल्सो हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। उन्होंने 2002 में उन्होंने अपने शासन को और 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। मीन वाइल आफ्टर द पासिंग दिस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इलेक्शन वर हेल्ड इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर ग्रांटेड सम पावर। इसी बीच में उन्होंने चुनाव कराने की घोषणा तो किया, यानी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की घोषणा तो किया, उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि आए थे उनको कुछ ही पावर दी गई, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। और जो फाइनल जो अंतिम पावर यानी जो सुप्रीम पावर थी उसको परवेज मुशर्रफ ने अपने पास रखा या तो आर्मी ऑफिसर्स के पास रह गई। द सेम थिंग हैपन इन द मेनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्ची। ये सारी चीज़ें कहाँ पे संभव हैं? जहाँ पे डिक्टेटरशिप हो यानी तानाशाही हो या मोनार्ची राजतंत्र हो। दस वी कैन कंक्लूड द डेमोक्रेटिक इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट द दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल पावर होती है वो इलेक्टेड लीडर्स के पास ही होती है, यानी जो लोग उनको चुन करके भेजते हैं। नेक्स्ट इज़ द फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री मतलब निष्पक्ष, फ्री स्वतंत्र एंड फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनावी स्पर्धा। इसकी एक और विशेषता है डेमोक्रेसी की। इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर द इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट। चाइना में प्रत्येक 5 साल में चुनाव होता है। चाइनाज पार्लियामेंट नोन एज द कांगो रेनमिन डाइबियाओ डा हुई विच इज़ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ द चाइना, जो कि चाइना की संसद का नाम है। बिफोर कंस्टिट्यूटिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूव द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी सभी जो वहाँ पर जो भी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं या जिनकी भी घोषणा किए जाते हैं उनका अप्रूवल चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी देती है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टीज़ अल्टरनेटिवली सिंस द इंडिपेंडेंस। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर हम उसकी बात करें चाइना की, तो वहाँ चाइना की जो एक रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ही रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों को, यानी प्रतिनिधि किसको बनना है यानी कैंडिडेट की घोषणा वही करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको इंडिपेंडेंट इन 1930 1930 में वो स्वतंत्र हुआ था। होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर्स इलेक्ट टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन के लिए प्रत्येक 6 साल में वहाँ पर चुनाव होता है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज ओन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI। वहाँ पर लगातार एक ही पार्टी चुनाव जीतती आई है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी मीन्स PRI। शुड बी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब above एज द एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स इलेक्टिंग देयर रूलर्स। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट सेंस दैट द वी कैन नॉट डेमोक्रेसी मस्ट बी based on the free and fair election where those country in power have fair chance to lose। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी स्पर्धा में भाग लेना चाहिए और एक ऐसा माहौल देश के अंदर तैयार करना चाहिए जिसमें फ्री और फेयर इलेक्शन पॉसिबल हो सके। जैसे कि हम मेक्सिको की बात करें, मेक्सिको में केवल एक ही पार्टी है जो तमाम तरीके के अपने देश के अंदर बैन लगाई हुई है कि मीडिया उसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके कंट्रोल में है, स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो उसके कंट्रोल में हैं। वो पेरेंट्स को दबाव डालते हैं कि वो उसी पार्टी को ही वोट करें और उसको ही जीतने का मौका दें। यानी कुल मिला के एक ही पार्टी का चुनाव होता है, दैट नेम इज़ PRI। नेक्स्ट
वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. हाउएवर देयर आर मेनी इंस्टेंट ऑफ denial of the equal right to vote. Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 की अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ 2000 पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था. इंडोनेशिया हैड made its citizen rules in such way that peoples belonging to the Russian minorities found it difficult to get the right to. अगर हम इस्टोनिया कंट्री की बात करें तो वहाँ जो रसियन माइनॉरिटी यानी रसियन अल्पसंख्यक के लोग जो थे उनको बहुत मुश्किल से वोट देने का अधिकार मिल पाता था. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ द एंड इंडियन फिजी. अगर हम फिजी की बात करें तो वहाँ पर जो वहाँ के मूल फिजी के निवासी थे उनकी वोट वैल्यू की तुलना में इंडियन फिजी के निवासी लोगों की वोट वैल्यू कम होती थी. डेफिनेटली नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज हाईलाइट इज दैट द डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव टू वन वोट and in turn each vote must have one value. तो इस तरीके से हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसकी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसकी वोट की वैल्यू सबकी इक्वल होनी चाहिए, समान होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. रूल ऑफ द एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980 and from then the country has been ruled by the party that led the freedom struggle ZANU-PF. Its leader Robert Mugabe. जिम्बाब्वे ने 1980 में जब वाइट माइनॉरिटी रूल्स का अंत करके एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में डेवलप हुआ. कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ZANU-PF. वहाँ पे एक पार्टी उभर कर सामने आई जिसका नाम था ZANU-PF. इसके लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे. रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता के बाद से रॉबर्ट मुगाबे ही वहाँ पर लगातार शासक यानी रूलर्स रहे हैं. इवन इफ इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली इट वाज ऑलवेज ऑन ZANU-PF. अगर वहाँ जब भी इलेक्शन हुआ है वहाँ एक ही पार्टी जीतती है जिसका नाम है ZANU-PF. प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस. ये प्रेसिडेंट मुगाबे पॉपुलर तो है लोगों के बीच में लेकिन वो इस इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सारे अनफेयर मीन्स को अपनाते हैं. इन इलेक्शन देयर वर ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. यानी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लिमिटेशन लगाई गई थी, लोगों के अधिकारों पर लिमिटेशन लगाई गई थी. टेलीविज़न रेडियोज़ वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. टेलीविज़न और रेडियो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किए गए थे. गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन. वो केवल रूलिंग पार्टी से रिलेटेड चीज़ें ही उनके फेवर में ही दिखा सकते थे. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरास दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट एंड सो ऑन. इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ के जो भी जर्नलिस्ट थे अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखते थे तो उनको गवर्नमेंट हरास करती थी. नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट्स. इस प्रकार हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सब चीज़ों की एक लिमिट होती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स यानी वो जो संवैधानिक जो नियम है और नागरिक अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है जिससे किसी का हनन ना हो पाए. समरी ऑफ डिफिनीशन. अभी तक जो हमने डिफिनीशन समझा जाना उसको एक समराइज करके हम समझने का प्रयास करते हैं. हेंस वी कैन अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
इस प्रकार हम समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक रूप है विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन। अब इसके जो रूलर्स हैं, शासक हैं, वो पीपल्स द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं एंड टेक ऑल द मेजर डिसीजन, और यही जो पीपल्स द्वारा इलेक्ट होकर के आने वाले रूलर्स हैं यही मेजर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स, यानी ये सब लोगों के पास एक खुला विकल्प होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने रूलर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर उसके उन्हें रूलिंग समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो वो अपने रूलर्स को चेंज करने का भी राइट रखते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल ऑल द पीपल्स ऑन एन इक्वल बेसिस, ये सभी लोगों में एक समान रूप से मिलती है। दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अभी तक तो हम डेमोक्रेसी के बारे में समझे, डेमोक्रेसी क्या है, उसको कंपेरिजन करके नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से समझे। हियर इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, आखिर इस डेमोक्रेसी की आवश्यकता पूरे देश के पूरे विश्व के लोगों को क्यों है। वी हैव बेटर अंडरस्टैंड इट वाया डिबेटिंग द मेरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। अब एक हम इसको डिबेट के थ्रू समझ सकते हैं। फर्स्टली वी टेक द आर्गूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड सेकेंड आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। यहाँ हम दो चीज़ें लेंगे, एक उस डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में और एक डेमोक्रेसी के फॉर में। फर्स्टली वी टेक आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम लेते हैं कि उसके डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन से तर्क हैं, यानी उसके विरोध में कौन से तर्क हैं। कुछ लोगों का कहना है कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए उसको हम इस बात से समझने का प्रयास करेंगे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में क्या है कि लीडर्स यानी शासक, रूलर्स चेंज होते रहते हैं, जिससे इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का माहौल बना रहता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, लिविंग नो स्कोप फॉर मोरलिटी। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। इस प्रकार प्रजातंत्र में क्या है कि राजनैतिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होती है। पावर प्ले मतलब सत्ता का खेल, एक तरीके से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में सत्ता का खेल चलता रहता है। लिविंग नो स्कोप ऑफ, जहाँ पर मोरलिटी यानी नैतिकता नामक चीज़ खत्म हो जाती है। Many people have to consulted in a democracy that leads to delay। डेमोक्रेसी में क्या है, कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसमें सभी लोगों का मत जानना आवश्यक है, इससे उस डिसीजन में डिले हो सकता है। नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन। कई बार क्या होता है, जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो लोगों के इंटरेस्ट को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन, और कभी कभी जो गलत निर्णय हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस द बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी कभी कभी हमको करप्शन यानी भ्रष्टाचार की तरफ भी ले जाता है, जिससे इलेक्टोरल कंपटीशन यानी चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। Ordinary people do not know what good for them and they should not decide anything। कई बार जो हमारे आम लोग हैं यानी साधारण जनता है, वो ये नहीं जान पाती है कि व्हाट इज़ द गुड फॉर देम, उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो इसका डिसीजन नहीं कर पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। फ्रॉम दीज आर्गूमेंट वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से हम ये जो तर्क अभी हमने देखा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में देखा, इससे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी किसी भी सरकार का या किसी भी गवर्नमेंट का एक आइडियल फॉर्म नहीं हो सकता, बट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट और देयर फॉर अस चूज फ्राम। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अन्य दूसरी प्रकार की सरकारों से ये बेटर हो सकती है, जिसको हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पक्ष में जो तर्क दिए जाने, उनमें से सबसे पहले हम लिखते हैं, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट।
डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक सरकार अन्य सरकारों से बेटर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल, ये लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया चाइना फेमाइंस इन 1958-1968। अगर 1958 से 1961 के भारत और चाइना के अकालों की हम तुलना करें, वाइल चाइना हिट बैडली इंडिया डिड नॉट फेयर एज बैडली। चाइना में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जबकि इंडिया में इसका बहुत कम प्रभाव यानी हल्का प्रभाव पड़ा था। डिस्पाइट इस इकोनॉमिक कंडीशन, रीजन्स फॉर दिस कुड बी दैट India responded to food scarcity in the way that the Chinese government did not. अब चूंकि इंडिया शुरू से ही डेमोक्रेटिक कंट्री रही है, तो उसने फूड स्कॉर्सिटी रिलेटेड पहले से ही बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में बना रखी थी, जो कि चाइना की गवर्नमेंट ने नहीं किया था। इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग फॉर नीड्स ऑफ द पीपल। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री भारत किस प्रकार लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी, कैसे उसने अकाल में अपने लोगों का हेल्प किया। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या, प्रजातंत्र क्या करती है? लोगों के डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पीपल discussion and meeting, and they are able to point out possible mistake in any decision. किसी भी डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, उसके बाद फाइनली एक डिसीजन यानी निष्कर्ष निकाला जाता है, जिससे वहाँ पे गलती मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम बढ़ती है। दिस मे टेक टाइम, ये सारी चीज़ें एक लंबा समय ले सकती हैं। हाउएवर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन इज दैट द रिड्यूस द चांस ऑफ रैश एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन। इस प्रकार से जो इसमें एक लंबा समय ज़रूर लगता है, लेकिन इररिस्पॉन्सिबिलिटी और रैश आदि की संभावना बहुत कम हो जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी विभिन्नताओं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। कैसे कम करती है, इसको हम समझेंगे। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड हैव डिफरेंसेस ऑफ द ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस, विभिन्नताओं, ओपिनियन, विचारों और इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं। दीज डिफरेंसेस आर पार्शली मोर इन द कंट्री लाइक आवर विथ अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। People belong to different region, speak different language, practice different religion and have different caste। जैसे कि हम अपने देश की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले हैं, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, बहुत सारे रीजन्स में हमारा देश बटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज द अदर ग्रुप। और इसमें अगर हम किसी एक ग्रुप के प्रेफरेंस की बात करें तो दूसरे ग्रुप के प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिक क्लैश होंगे, संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। हाउ डू वी रिजॉल्व सच ए कन्फ्लिक्ट? डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी इन सारी प्रॉब्लम्स का एक पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इन ए डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर और लूज़र। डेमोक्रेसी में कोई भी रूलर्स परमानेंट विनर या लूजर्स नहीं हो सकता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी क्या करता है? लोगों की यानी नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो पॉलिटिकल राजनीतिक समानता पर आधारित है। इट रिकॉग्नाइज दैट ए पोरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड। यानी एक गरीब आदमी और एक धनी आदमी दोनों डेमोक्रेसी में दोनों इक्वल होते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ टू अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र गवर्नमेंट के दूसरे रूपों से भी में बेटर हो सकती है, क्योंकि इट अलाउ टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। ये
खुद के मिस्टेक को करेक्ट करने का प्रयास करता है, यानी गलती को ठीक करने का संभावना इसमें है। इवन इफ नो गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट नो मिस्टेक विल बी मेड इन डेमोक्रेसी, वन कैन बी श्योर दैट इट विल नॉट बी हिडन फॉर टू लॉन्ग, इट मेक स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक। इसमें हम बहुत सारे पब्लिक डिस्कशन को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, जिससे उसके गलतियों को सुधारा जा सके। देयर इज़ आल्सो रूम फॉर करेक्शन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें करेक्शन का पूर्ण विकल्प होता है। रूलर्स हैव चेंज देयर डिसीजन और दे कुड देमसेल्फ बी चेंज, thus we can correctly infer that while democracy may not be the solution to all problem, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी किसी भी प्रॉब्लम, we can say correctly infer the while democracy may not be solution of the, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं हो सकता, बट इट इज़ स्टिल क्लियरली बेटर दैन द एनी अदर अल्टरनेटिव, लेकिन ये दूसरे अन्य जो विकल्प हैं उनमें डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र ज़्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी के एक ब्रॉडर मीनिंग है, बड़े रूप में हम उसको कैसे लेते हैं। इन दिस चैप्टर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस्ड इन द डिस्क्रिप्टिव सेंस। We have understood democracy as a form of government, thus helping them identify clear set the minimal features that democracy required. The common form adopted by democracy is representative democracy. In democratic countries, all people do not rule. किसी भी अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो उसमें सभी लोग तो शासन नहीं कर सकते, मतलब उसमें जो ए मेजॉरिटी ऑफ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल पीपल्स थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें जो मेजॉरिटी होती है वही रूलिंग करती है और वो सभी पीपल के बिहाफ पे रूलिंग करती है। दिस हैड बिकम नेसेसरी फॉर द रीजन गिवन बिलो। Modern democratic involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take the collective decision. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी यानी आधुनिक अगर हम प्रजातंत्र की बात करें तो इसमें हम सारे लोगों को एक साथ शामिल नहीं कर सकते, फिजिकली शामिल नहीं कर सकते हैं, एक साथ सब लोगों को बैठ करके सामूहिक रूप से निर्णय नहीं ले सकते हैं। इवन इफ दे कुड द डिसीजन डज नॉट हैव द टाइम, the desire of the skill to take part in all decision. इसमें कई बार होता है कि जो डिसीजन में भाग लेने वाले लोग हैं वो स्किल्ड हैं कि नहीं, उनकी इच्छा है कि नहीं, उनके पास इस डिसीजन भाग लेने का समय है कि नहीं। We use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to be become. However, if the ideals of democracy are considered, then no country is in the world is correctly democratic. इस तरह के अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो कोई भी कंट्री पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। स्टिल हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग of democracy as an ideal will explain why to value democracy. It enables people to judge the existing democracy and identify their weakness. It also helps to distinguish between the minimal democracy and good democracy. इस तरीके से हम ये मिनिमल डेमोक्रेसी यानी न्यूनतम प्रजातंत्र और गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छे डेमोक्रेसी में अंतर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। The most common form of democracy in today's world is being ruled through people's elected representative. इस समय जो हमारे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी का है कि उसके रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। हाउएवर फॉर ए स्मॉल कम्युनिटी देयर कैन बी अदर वे टू मेकिंग द डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर हम स्मॉल कम्युनिटी यानी छोटे समुदाय की बात करें तो वहाँ के डिसीजन हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। ऑल द पीपल्स कैन सिट टुगेदर, सब लोग एक साथ बैठ करके मेक डिसीजन डायरेक्टली जो है हम डिसीजन ले लें, प्रत्यक्ष रूप से निर्णय ले सकते हैं।
दिस इज़ हाउ टू ग्राम सभा शुड वर्क इन द विलेज। इसका उदाहरण गांव में ग्राम सभा होती है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।